वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पुस्तक कृतिका का चैप्टर नंबर 4 माटी वाली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लेखक कौन है। विद्यासागर नाउटियाल। अब इनका जो जीवन परिचय है, लेखक का जो परिचय है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसके लेखक है वो कौन है। विद्यासागर नाउटियाल। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1933 में। जन्म हुआ था 1933 में और मृत्यु हुई थी 2012 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी जिले के माली देवल गांव में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तराखंड के टिहरी जिले के माली देवल गांव में। और इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? वाराणसी से। उच्च शिक्षा इन्होंने वाराणसी से प्राप्त की। इनकी जो मुख्य कृतियां हैं वो कौन सी है? टिहरी की कहानियां, सुच्ची दो। ये दोनों हैं टिहरी की कहानियां, सुच्ची दो। ये इनका कहानी संग्रह है। उलझे रिश्ते, भीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बाया है, झुंड से बिछुड़ा, ये इनकी सारी क्या है? उपन्यास। मोहन काटा जाएगा, ये है इनकी आत्मकथा। तो जो ये लेखक है, इनकी जो कहानियां हैं इनमें इन्होंने पहाड़ी जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। मतलब जो भी इनकी कहानियां हैं इसमें इन्होंने पहाड़ी जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। और जो इनकी कथा भाषा है इसमें इनकी स्थानीय मिट्टी की सुगंध रची बसी है। मतलब जो इनकी जितनी भी कहानियां हैं, इनकी जो भाषा है उसमें इन्होंने स्थानीय जो मिट्टी है उसकी सुगंध का उसकी सुगंध इनकी भाषा में रची बसी है। और जो इनकी कहानी संग्रह है उसमें इन्होंने पहाड़ी चित्रण किया हुआ है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने पाठ की, माटी वाली। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है इसमें जो भी शब्दार्थ आए हैं उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। देखते हैं पृष्ठ संख्या 40। इसमें जो भी शब्दार्थ हैं कौन कौन से हैं उसके बाद हम अपने पाठ को पढ़ेंगे। तो पहला जो शब्द है वो है सेवन का थप्पड़। इसका अर्थ है एक मोहल्ले का नाम है। सेवा का थप्पड़ एक मोहल्ले का नाम। दूसरा है तप्पड़, तप्पड़ जो है इसका अर्थ है खुला मैदान। तीसरा है खोली, खोली का अर्थ होता है छोटी कोठरी। चौथा है कंटर, कंटर का अर्थ होता है कनस्तर। पांचवा है कनस्तर, या फिर इसको बोल सकते हैं पीपा। पांचवा है हमारा कुल, कुल का अर्थ है सारे या फिर सब। छठा है हमारा तलक, तलक का अर्थ है तक। सातवां है प्रतिद्वंदी, द्वंद्व। इसका अर्थ है मुकाबला करने वाला, मुकाबला करने वाला। आठवां है हमारा जुटाना, जुटाना का अर्थ है
इकट्ठा करना। नवा है चौका। चौका का अर्थ है चूल्हा जलाने का स्थान, इसे बोलते हैं चौका, या इसे बोल सकते हैं घेरा, स्थानीय घेरा। तो जो पेज नंबर 42 में हमारे आए शिक्षक कौन कौन से हैं? सेमल का तप्पड़, ये क्या है? एक मोहल्ले का नाम है। और तप्पड़ का अर्थ होता है खुला मैदान, मतलब सेमल का एक खुला मैदान है और उस मोहल्ले का नाम है सेमल का तप्पड़। खोली, खोली का अर्थ होता है छोटी कोठरी, मतलब छोटी सी, पूरा बड़ा कमरा न होकर छोटी कोठरी, वो होती है खोली। कंटर, कंटर का अर्थ होता है कनस्तर या फिर पीपा। कुल, कुल का अर्थ है सारे या सब। तलक, तलक का अर्थ है तब। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का अर्थ होगा मुकाबला करने वाला। जुटाना, जुटाना का अर्थ है इकट्ठा करना। चौका, चौका का अर्थ है चूल्हा जलाने का स्थान या घेरा, इसे बोलते हैं चौका। तो अब हम पेज नंबर 42 पढ़ते हैं। तो देखिए हम कि सबसे पहले हम जाने हैं कि जो ये है माटी वाली पार्ट, इसमें जो विद्यासागर नौटियाल है इन्होंने किसका वर्णन किया है? तो ये जो पार्ट है इसमें उन्होंने जो विस्थापन की समस्या से श्रमिक वर्ग को किस तरह जूझना पड़ रहा है, मतलब किस तरह से वो परेशान होते हैं विस्थापन की समस्या से, इस पार्ट में उन्होंने इसी का ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो अब देखते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर, खोली हमने पढ़ा छोटी कोठरी, सेमल का तप्पड़ क्या है? एक मोहल्ले का नाम है। कि में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मतलब एक औरत है जिसके सिर पर एक भारी बोझा रखा हुआ है। वो जब वहां गई से उस मोहल्ले में, तो उसने जो आखिरी खोली थी, छोटी सी कुटिया थी, उसमें उसने अपना जो भारी सिर पे रखा हुआ था बोझ कनस्तर, वो उसने नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर मतलब कनस्तर या फिर पीपा, तो जो उसके सिर पे क्या था? मिट्टी से भरा हुआ एक पीपा था, माटी वाली। वो औरत कौन थी? माटी वाली, मतलब वो घर घर जाकर माटी बेचती थी, तो उसे सब लोग क्या बोलते थे? माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, कुल मतलब घर में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग उसे जानते हैं। वो कह रहे हैं कि गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां उसे कोई भी नहीं जानता होगा, मतलब घर में रहने वाला हर एक निवासी, हर एक सदस्य उसे जानता है। और किस नाम से जानता है? माटी वाली के नाम से। और उसके सिर पर क्या रखा हुआ है? कंटर, मतलब मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर या फिर पीपा। बरसों से यहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, मतलब उनके जो बच्चे हैं और जो यहाँ पे किराएदार हैं वो भी सब उस माटी वाली को अच्छे से जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। और मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है। और सभी घरों में, हर घर में मिट्टी बेच देने जाती है। और उस गांव में सिर्फ एक ही वो महिला है जो कि मिट्टी बेचती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब उसका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है, मतलब कोई और नहीं है जो कि मिट्टी बेचने का काम करता है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई एक घरों में चूल्हों का जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। मतलब जिस दिन वो नहीं आएगी तो क्या होगा? चौका नहीं लगेगा। कि गांव में क्या होता है, हर रोज क्या होता है कि जो चूल्हे होते हैं मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो उस पर मिट्टी का लेप किया जाता है, उस पर मतलब चौका दिया जाता है। जो चूल्हे का स्थान है उसको मिट्टी से लेपा जाता है हर रोज खाना बनाने से पहले। तो कह रहे हैं कि यदि वो नहीं आए, किसी दिन वो नहीं आए, तो क्या होगा? लोगों के लिए चूल्हा जलाने भी मुश्किल हो जाएगा। न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद उन्हें अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। मतलब क्या समस्या है उनके सामने यदि माटी वाली ना आए तो? कि उनका जो चूल्हे की लिपाई है वो नहीं हो पाएगी।
भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे दीवारों की गोबरी लिपाई के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। मतलब चूल्हे सिर्फ उस गांव में क्या था कि जो मिट्टी मकान थे वो भी क्या हुआ है, कच्चे थे, मिट्टी से बने हुए थे। तो उसमें कह रहे हैं कि चूल्हे के अलावा जो मकान की दीवारें हैं उसकी भी लिपाई उन्हें करनी पड़ती थी। इसीलिए सभी लोगों को जो माटी वाली है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जो हमने पेज नंबर 42 पढ़ा, इसमें जो कठिन शब्द है इसको हमने समझा। इसमें हमने क्या समझा कि एक माटी वाली है वो जो कि पूरे गांव में अकेली है, उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब कोई और माटी नहीं बेचता, सिर्फ वही है जो माटी बेचती है। और वो अपने सब मिट्टी किस में लाती है, एक कनस्तर में लाती है। मतलब एक कंटर है, पीपा है जिसमें वो मिट्टी भरकर लाती है। और गांव के हर मोहल्ले के हर घर में सभी लोग उसे जानते हैं। यहाँ तक कि जो किराएदार रहते हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब उसे जानते हैं क्योंकि वो अकेली ही है जो हर घर में मिट्टी बेचने जाती है। और उसकी मिट्टी का रंग कैसा है, उसकी मिट्टी का रंग कैसा है, लाल। ठीक है, तो उसे सब लोग किस नाम से जानते हैं, माटी वाले के नाम से जानते हैं। अब जो पेज नंबर 43 है उसके शब्द आते हैं वो देखते हैं। पहला है गोबरी लिपाई। गोबरी लिपाई इसका अर्थ है गोबर से की गई लिपाई पुताई। दूसरा है माटा काम। इसका अर्थ है मिट्टी की खान जहां से मिट्टी खोदी जाती है। तीसरा है भिलांगना। भिलांगना इसका अर्थ होता है एक नदी का नाम। भिलांगना एक नदी का नाम है। चौथा है कदर। कदर का अर्थ होता है तरल। पांचवा है ग्राहक। खरीदने वाले। सिक्स है हरिजन। हरिजन का अर्थ है निम्न जाति से संबंधित। हरिजन जो है निम्न जाति से संबंधित है। डेले। डेले का अर्थ है सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की गति। आठवां है चुन्नू। लगभग बराबर। उड़े देना।
टाइम, टाइम का अर्थ है समय, जगह है भाग्यवान, किस्मत वाले। समझ में आया? तो ये जो है देखा हमने गोबर की लिपाई, गोबरी लिपाई, इसका अर्थ क्या हो गया? गोबर से की गई लिपाई या पुताई। दूसरा है माटा खान, माटा खान का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की खान, जहां से मिट्टी खोदी जाती है। बिलांगना, बिलांगना क्या है? नदी का नाम। कदर, कदर का अर्थ हो गया तरल। ग्राहक, ग्राहक का अर्थ है खरीदने वाला। हरिजन, हरिजन का अर्थ हो गया निम्न जाति से संबंधित, मतलब हरिजन जो है वो निम्न जाति से संबंधित एक जाति है। डिल्ले, सिर पर बोझ के नीचे रखी कपड़े की गोल गद्दी, जिसे बोलते हैं डिल्ले। छुलमुल, छुलमुल का अर्थ हो गया लगभग भरा हुआ। उड़ेल देना, उलट देना। टैम, टैम का अर्थ है समय, भाग्यवान, किस्मत वाली। तो ये शब्दार्थ देखिए। अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि शहर के अंदर कहीं माटा खान है या नहीं है? नहीं, मतलब जो शहर है उसमें माटा खान नहीं है। माटा खान जो हमने देखा अभी शब्दार्थ में कि मिट्टी के खान होते हैं जहाँ से मिट्टी खोद कर लाई जाती है। भागीरथी और बिलांगना, बिलांगना क्या है? नदी का नाम है। दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। मतलब दो नदियां हैं, भागीरथी और बिलांगना। इनके तट जो है, किनारे जो है, वहां पे जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा क्या है? रेतीली, रेतीली है। तो उस मिट्टी से क्या होता है? चूल्हे की लिपाई नहीं की जा सकती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं। किसे? माटी वाली को। तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की हरिजन बुढ़िया माटी वाली कैसी है? नाटे कद की, नाटा मतलब छोटे कद की है, और हरिजन है मतलब निम्न जाति की है। इसका नाम है माटी वाली, जिसे सब बोलते हैं माटी वाली के नाम से ही वो प्रसिद्ध है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। मतलब जब उसके कंटर को देख लेते हैं वो तो ही समझ जाते हैं कि माटी वाली आ गई। कंटर अभी देखा था हमने, कनस्तर। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। रद्दी कपड़ा मतलब जो कि पुराना, किसी काम में नहीं आता। उसके बाद है कि उसके ऊपर किसी ने कोई ढक्कन रखा हुआ नहीं देखा। मतलब जैसा कनस्तर है उसके ऊपर क्या है? ढक्कन भी नहीं है, और वो पूरी मिट्टी से छुलबुल मतलब लगभग पूरा ही भरा हुआ रहता है। कौन सी मिट्टी से? लाल चिकनी मिट्टी से। और जो डिल्ला होता है वो क्या बोलते हैं? जो रद्दी कपड़ा होता है जो किसी काम में नहीं आता, उसको गोल गोल तरह से बनाकर उस पे सिर पे रख दिया और उसके ऊपर वो कनस्तर को रखती है, वो होता है डिल्ला। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। मतलब जब भी मान लो उसका कनस्तर जो है वो एक पुराना हो गया, जब वो दूसरा लेती है तो उसके ढक्कन को पहले ही हटा देती है ताकि और मिट्टी उसमें आ सके। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। मतलब जब वो मिट्टी भरती है तो ढक्कन यदि हो तो क्या करना पड़ता है? पहले ढक्कन को खोलो, फिर मिट्टी डालो, और जब उसे खाली करो तो वापस ढक्कन को हटाओ, फिर मिट्टी डालो। तो अपने समय को बचाने के लिए और अपनी परेशानी को आसान करने के लिए वो क्या करती है? उस ढक्कन को ही हटाकर फेंक देती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। किसने कहा? जो छोटी बच्ची है कामिनी, उसने। किसे कहा? माटी वाली को, कि मेरी मम्मी ने कहा है कि हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। जो माटी वाली मालकिन थी उसने माटी वाली को क्या कहा कि जो मिट्टी है वो घर के आंगन में डाल दो। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आ गई। किसने कहा? मालकिन ने कहा कि तू बहुत भाग्यवान मतलब किस्मत वाली है जो चाय के टाइम पर मतलब टाइम समय चाय के समय पर आई है हमारे घर।
भगवान आए खाते हुए, मतलब वो कहते हैं कि जब खाते हुए खाना खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो उस वक्त कोई भी आता है बाहर का तो वो भगवान का रूप होता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह अपनी रसोई में घुस गई। जब चाय का समय हुआ तो वहां से वो आई, मतलब वो आई और 2 रोटियां लेकर आई। वो रोटियां उसने उस माटी वाली को दी और वापस रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सुबह निकलती थी और शाम को ही अपने घर लौटती थी। सारा दिन मेहनत करती थी तो उसके पास ये सोचने का समय था ही नहीं कि मेरा जो भाग्य है वो अच्छा है या नहीं है। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। निगाहें मतलब अपनी नजरें, उसने देखा इधर उधर कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। और हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, मतलब जहां वो बैठी थी वहां सिर्फ वो ही थी, आसपास कोई भी नहीं था। उसे कोई देख तो नहीं रहा। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डंडे के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और सीधा कर लिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मतलब उसने क्या कि जल्दबाजी में जो डिल्ला था उस पर रद्दी कपड़ा था जो उसने खोल करके अपने सिर पे रखा हुआ था, उसे खोला और उसे इकहरा, मतलब पहले तो वो गोल गोल किया हुआ था, उसे उसने फोल्ड कर लिया था। अब जब उसने खोला तो वो इकहरा हो गया और कैसा था, वो फटी हुई चद्दर थी। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। मतलब जब उसकी मालकिन रसोई से बाहर आई तो उसने उससे पहले ही क्या किया, उस एक रोटी को उस कपड़े में डाला और उसको लपेट दिया और गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी और इस तरह अपना मुंह चलाने लगी ताकि मालकिन को लगे कि इसने एक रोटी खा लिया। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास गुड़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सदाबासी साग कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है अभी, चाय के साथ निकल जा। तो कह रही है कि अभी जो बासी साग, मतलब सुबह का एक दिन पहले का है, सुबह का साग बचा हुआ नहीं है, तो तू एक काम कर, चाय के साथ ही इस रोटी को खा ले और निकल जा। किसने कहा? ये घर की मालकिन ने। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का गर्म गिलास हाथ से उठाया। मतलब जो कपड़ा था उसका जो डिल्ला था, उसका जो एक सिरा खुला हुआ था, उसने उससे उस पीतल के गिलास को उठाया और क्योंकि वो गिलास गर्म था और उससे चाय दी। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंक मारी। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा गर्म चाय होती है तो ठंडा करने के क्या करते हैं, मुंह से फूंक मारते हैं, तो वो फूंक उसने मारी ताकि वो चाय ठंडी हो जाए। उस पर लंबी लंबी फूंकी मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, मतलब धीरे धीरे चाय पीने लगी और एक बार रोटी का टुकड़ा खाती और एक बार चाय पीती। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। उसने क्या कहा उस मालकिन से कि यदि सब्जी ना हो तो कोई नहीं, लेकिन यदि रोटी के साथ चाय खाए तो चाय तो बहुत ही अच्छी सब्जी बन जाती है कि चाय के साथ आराम से रोटी खाई जा सकती है। भूख तो अपने आप में अपने में एक साग होती है भैया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। मतलब उन्होंने ये वाक्य यहाँ पे क्या कहे कि भूख तो अपने में ही एक साग होती है कि जब बहुत तेज भूख लगी हो तो अपने सामने चाहे कितना ही स्वादिष्ट, मतलब स्वादिष्ट खाना ना हो, कैसा भी खाना हो जो चाहे हमें पसंद हो या ना हो, उस वक्त हमें वो खाना ही सबसे अच्छा, सबसे स्वादिष्ट लगता है। तो इसमें वाक्य में यही कहा है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। मतलब भोजन से अधिक जरूरी क्या है? भूख। तो भूख के समय हमें सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे हमारे सामने कुछ भी आ जाए। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी के घर में अब नहीं मिलते गिलास। किसने कहा? माटी वाले ने कहा। किसको? ठकुराइन को, कि तुमने अभी तक भी पीतल के गिलास मिले हैं, क्योंकि पीतल जो है वो पहले के टाइम पे लोग प्रयोग में लाते थे। आजकल लोग पीतल के बर्तन काम में नहीं लेते हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए।
पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। ये किसने कहा? ये मालकिन ने कहा कि पुरखों की गाढ़ी कमाई मतलब जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी कमाई से इनको खरीदा है, तो उनको मैं एक हराम के दाम में मतलब एक छोटे मोटे दाम में या फिर कौड़ियों के दाम में ही बेचने को मेरा मन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके खरीदा है और हम उन्हीं की चीज़ों को उन्हीं के द्वारा उन्हीं की मेहनत को क्या करें, कौड़ी के दाम में बेच दें। तो मालकिन कह रही है कि मेरा मन इस चीज़ को गवाही नहीं देता, मतलब मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों के अपने पूर्वजों की मेहनत की कमाई को इस तरह से बेच दूँ। हमें क्या मालूम कैसी ठंडी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें। तो ये कहना चाह रही है कि मेहनत के साथ, मतलब उन्होंने तो मेहनत की, उस मेहनत के साथ भी उन्होंने क्या किया कि ये चीजें जो इतनी महंगी चीजें हैं, उन्होंने उस टाइम पे तो बहुत महंगी थी, तो उन्होंने ये खरीदा और किस प्रकार खरीदा होगा, मतलब उनके अपने मन को महसूसा होगा। कई चीजें होंगी कि उन्होंने स्वादिष्ट चीजें भी थी जिन्होंने वो खाने का मन करता हो लेकिन उन्होंने नहीं खाई, और अपनी मेहनत की एक एक पाई को उन्होंने इकट्ठा किया और ये सब सामान खरीदा होगा। तो कह रही है कि इस तरह से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं अपने पूर्वजों की कमाई को इस तरह से कौड़ियों के दामों में बेच दूं, क्योंकि 2 कारण बताया उन्होंने कि एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और दूसरा उन्होंने अपने मन को महसूसा है, मतलब अपने इन चीजों को खरीदने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी बलिदान कर दिया और ये सब चीजें उन्होंने इकट्ठे की जो कि आज हमारे पास है। तो इसलिए हमें अपने पूर्वजों की कमाई को कौड़ियों के दामों में नहीं बेचना चाहिए। तो अब जो इसमें शब्दार्थ है वो शब्दार्थ हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। पहला है फौरन, फौरन का अर्थ है शीघ्र। दूसरा देखते हैं हड़बड़ी, हड़बड़ी का अर्थ हो गया जल्दी या जल्दबाजी। तीसरा है इकहरा, इकहरा का अर्थ हो गया एक परत कर। चौथा है प्रकट कर, प्रकट का अर्थ हो गया दिखाई दे। पांचवा थामे, थामे का पकड़ी हुई। छठा ताजा, बासी, बासी का अर्थ हो गया कुछ समय पहले का, कुछ समय पहले का। बनाओ, आठवां हो गया सुरखना, सुरखना, सुरखना का हो गया आवाज करते हुए, आवाज करते हुए पीना। नंबर है साग, साग का अर्थ हो गया सब्जी। फिर है पुरखे, पुरखे का अर्थ है पूर्वज। हराम के भाव,
एकदम कम मूल्य में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हासिल का प्राप्त। दिल गवाही देना, दिल गवाही देना, सर्वा दिल का मानना। तंगी, तंगी का अर्थ है आनंद, स्वादिष्ट, स्वाद देने वाला, मन महसूस कर, मन महसूस कर, मन को मानकर या फिर इच्छा को लगाकर, इच्छा को दबाकर। ठीक है, या वाह में अब इस तरह जो शब्द आए हैं हमारे पेज नंबर 34 पे, वो देखते कौन कौन से हैं। पहला है फौरन, फौरन का अर्थ हो गया शीघ्र। हड़बड़ी, हड़बड़ी का अर्थ क्या हुआ, जल्दी या फिर जल्दबाजी। एक हरा, एक परत का, प्रकट हुआ, दिखाई दे, थामी, पकड़ी हुई, सदा, ताजा, बासी, कुछ समय पहले का बना हुआ, सुड़कना, आवाज करते हुए, पीना, साग, साग का हुआ सब्जी, पुरखे, पूर्वज, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बोलते हैं पुरखे। हराम के भाव, एकदम कम मूल्य में, मतलब हराम का भाव होगा कि जो उनकी खरीदते हैं, जो उनकी खरीदते हैं वो भी उसे ना मिलना। हासिल, हासिल का अर्थ होगा प्राप्त। दिल गवाही देना, दिल का मानना। तंगी, गरीबी हालत या फिर अभाव में। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का अर्थ हो गया स्वाद देने वाला। मन महसूस कर, मन को मानकर या फिर इच्छा को दबाकर। तो ये प्रश्न हमने पढ़े, शब्दार्थ देखे। अब हम वापस से जो हमने पढ़ा है उसको एक बार संक्षिप्त में देख लें कि जो विद्यासागर नौटियाल हैं उन्होंने इस कहानी में जो श्रमिक लोग हैं उनके विस्थापन की समस्या को देखते हुए उनका मानव चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ये जो एक ये शहर है इसमें क्या है कि माटी वाली है, बूढ़ी औरत है जो कि नाट्यगत की है और हरिजन जाति की है, मतलब निम्न जाति की है। उस पूरे गांव में क्या है, वो अकेली ही एक ऐसी महिला है जो कि मिट्टी बेचने का काम करती है। इसलिए पूरे शहर में, मतलब पूरे गांव में सभी लोग, बच्चे तक उसे जानते हैं। जो किराएदार हैं वो उनके बच्चे तक उसको जानते हैं क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं है। और उसके जो सिर पे है वो मिट्टी किस में लाती है, वो कनस्तर में लाती है, जिसे पीपा बोलते हैं। और वो अपने उस कनस्तर के ढक्कन को हटा देती है। क्यों? ताकि मिट्टी भरते समय और उसे वापस पलटते समय, निकालते समय उसे आसानी रहे, उसे कोई परेशानी ना हो, ताकि उसके समय की बचत भी हो सके। और जो थी माटी वाली, वो आर्थिक तंगी में थी, मतलब उसकी जो स्थिति थी वो गरीबी हालत में थी। उसके पास अपने भाग्य के लिए सोचने का भी समय नहीं था कि मेरा भाग्य कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो जब वो एक बार माटी वाली मिट्टी लेकर गई तो जो उसकी मालकिन है उसने उन्हें क्या कहा कि तू सही समय पर आई है, मतलब जब मेरी चाय का टाइम हो रहा है। तो जब वो चाय बनाने गई तो उसने क्या किया, उसे 2 रोटियां दे दी। तो जब उसने क्या किया, जब वो मालकिन अंदर चली गई तो उसने देखा इधर उधर कि कोई उसे देख नहीं रहा। तो उसने क्या किया, एक रोटी को निकाल कर वो अपने जो वो था सिर पे ढिल्ला क्या था कि एक रद्दी कपड़ा होता है उससे उस पर गोल बना के रख लेती है ताकि जो कनस्तर है उससे उसके सिर में कोई तकलीफ ना हो। तो उसने फटाफट से उसको खोला और उसमें एक रोटी को डाल लिया। जब वो मालकिन बाहर आई तो उसने दिखावा किया कि वो एक रोटी खा चुकी है, अपने मुंह को चलाने लगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बासी साग तो था नहीं। तो उसने क्या कहा कि साग से अच्छा तो क्या है, चाय है। तो
तो उन्होंने एक उदाहरण दिया यहाँ पे कि भूख मीठी की भोजन मीठा। इस जो पंक्ति है इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य की जरूरत हो, उसे भूख हो, तो उस समय चाहे कैसा भी भोजन हो वो उसे क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो स्वादिष्ट जरूरी नहीं है कि स्वादिष्ट भोजन हो तभी भूख हो, उसको देख के ही भूख हो। तो भूख के समय हमें चाहे कुछ भी मिल जाए वही हमें अच्छा लगता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो मालकिन है वो उसके लिए क्या लाई है, पीतल के बर्तन में, पीतल के गिलास में चाय लेकर आई है। तो उसने कहा कि आज भी आप पीतल के बर्तन रखती हो? तो उन्होंने क्या कहा, ये हमारे पूर्वजों की गाढ़ी कमाई है। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने मन को महसूस कर, अपनी इच्छाओं को दबाकर इन्हें खरीदा होगा, और आज हम उनकी कमाई हुई मेहनत की कमाई को कौड़ियों के दाम में बेच दें, इसके लिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा, आज पूरे पाठ को 3 पृष्ठ हमने पढ़ लिए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ये जो 3 पृष्ठ हमने पढ़े, इसमें जो भी शब्दार्थ आए आप उनका अभ्यास करें, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।